Good evening. Yesterday's problem for homework was homework problem 2. Solve हुआ. होमवर्क प्रॉब्लम 2 में क्या दिया हुआ था? कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज अंडर सिचुएशंस ए, बी एंड सी. Financial plans 1, 2, 3 respectively from the following information relating to the operating structure of Lana Limited. Also find out the combination of the operating financial leverage which gives the highest value and the least value. How are these calculations useful to the financial manager? So installed capacity दी हुई है उन्होंने 1200 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स 800 का ही है. So यहाँ पे and selling price per unit is 15 and the variable cost is 10. So यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस से भी स्टार्ट कर सकते थे, बट डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से भी शुरू करके कर सकते. So contribution per unit is 5 rupees, so 800 into 5 that will be 4000 rupees for all the columns here. Then उसके बाद में कंट्रीब्यूशन में से लेस कर दिया फिक्स कॉस्ट. यहाँ पे इसमें से लेस फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हमारा अंडर सिचुएशन 1 इट इज 1000 फॉर ऑल द 3 कॉलम्स. देन फॉर द सिचुएशन 2 it is 2000. It is 2000. And for the situation C it is 3000. Now इससे हमारे पास आ गया EBIT and from this we will be deducting the interest and interest डिडक्ट करने के बाद में हमारे पास आ गया EBT and from this we are computing the operating and financial and combined leverage. So they're asking highest and lowest value. ठीक है. So how we will be doing this? यहाँ पे हमारे लिए बेटर क्या हो जाएगा? जहाँ पे हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी मैक्सिमम, वैसे तो उन्होंने यहाँ पे विच गिव्स द हाईएस्ट एंड लीस्ट वैल्यू. सो यहाँ पे लीस्ट वैल्यू अगर हम देखेंगे, सो दिस इज लीस्ट वैल्यू. एक मिनट. सो यहाँ पे हमारी लीस्ट वैल्यू लिवरेजेस की जो आएगी, लीस्ट वैल्यू फॉर द लिवरेजेस कौन सा है? दिस इज ये लीस्ट वैल्यू है लिवरेज की. लोएस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज, लोएस्ट फाइनेंशियल लिवरेज, और ये वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन हो गया ये हाईएस्ट वैल्यूज का हो गया. ठीक है. एंड अगर हमारे को बेस्ट सेलेक्ट करना होगा तो बेसिकली जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी हाईएस्ट हो जाता है वो हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया. अदरवाइज पूछा नहीं है, ये उन्होंने पूछा था कि ये कैसे कैलकुलेशन यूजफुल होती हैं. सो इफ यू सी यहाँ पे जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है एंड फाइनेंशियल लिवरेज बिट ऑन द हायर साइड एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी इज मैक्सिमाइज्ड. सो अभी ये हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, तो वहां पे वो चीज हमारी और इलेबोरेट होके आ जाएगी. ठीक. सो एनी डाउट और क्वेश्चन ऑन दिस? ठीक है.
So now we start with our new topic, that is capital structure and decisions. So यहाँ पे capital structure and decisions. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास में जो तीन मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, वन इज द इक्विटी शेयर कैपिटल, अनदर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड थर्ड वन इज डिबेंचर्स। एंड हमारे तीन बेसिक कंसिडरेशन भी हैं, वन इज रिस्क, अनदर इज कॉस्ट एंड थर्ड वन इज कंट्रोल। जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं, तो यहां हमारे पास में सोर्सेस हैं एंड कंसिडरेशंस हैं। जो हमारे कंसिडरेशंस हैं, फर्स्ट वन इज रिस्क, सेकंड वन इज कॉस्ट एंड थर्ड वन इज कंट्रोल। एंड जो हमारे पास में तीन सोर्सेज हैं हमारे पास में इक्विटी शेयर कैपिटल, देन preference share capital, and third one is debentures. Preference share capital and third one is debentures या debt. ठीक है। Now, so जब हम बात करते हैं किस सोर्सेज में, सो फर्स्ट जो बेसिक सोर्स है वो आता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। नाउ जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रिंसिपल इज नॉट टू बी रीपेड, प्रिंसिपल पे करने की कंपनी की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती है। उसके साथ साथ डिविडेंड की भी कोई ऑब्लिगेशन कंपनी की नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहां पे अगर मैं सोच के देखूं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, थिंक फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के एंगल से सोच के देखो कि कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लिया, उसमें प्रिंसिपल वापस नहीं करना है, न डिविडेंड देने की कोई मजबूरी है। ठीक, ना प्रिंसिपल वापस करना है और ना ही हमारा डिविडेंड देने की कोई ऑब्लिगेशन है। गॉट इट? सो अब इस सिचुएशन में इफ आई थिंक फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, सो कंपनी के एंगल से रिस्क सोच के देखो कि कंपनी की रिस्क क्या हुई। ठीक, मैं किसी से पैसा लेता हूं, उसको बोलता हूं कि ये पैसा वापस करना नहीं करना मेरी मर्जी है, इस पे डिविडेंड देना नहीं देना ये भी मेरी मर्जी है। ठीक, अब इस सिचुएशन में अगर मैं कंपनी के एंगल से सोचूं तो रिस्क लोएस्ट हो गई ना, यहां रिस्क है ही नहीं यहां पे। ठीक, सो बहुत ही कम रिस्क है। गॉट इट? सो रिस्क हमारी हो गई लोएस्ट। देन अब जो सेकंड चीज आती है वो है कॉस्ट। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वैसे तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी, बट एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन यहीं पे ही हम थोड़ा सा करके लेते हैं। लुक वन थिंग, कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं आती। देयर इज वन सेइंग मॉडर्न उसमें कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर एनीथिंग,
देन यू आर नॉट कस्टमर, यू आर द प्रोडक्ट। ठीक, मतलब अगर हम फेसबुक, गूगल, इनको अगर हम कुछ पेमेंट नहीं कर रहे तो एक्चुअल में हम इनके कस्टमर है नहीं, हम इनके प्रोडक्ट है। ये हमारा डेटा किसी और को बेच रहे हैं। ठीक, सो व्हाट हैपेंस हियर कि यहाँ पे ऐसे ही फ्री कुछ नहीं हुआ, हमारे को लगता है कि वो चीज फ्री है बट फ्री है नहीं। सो सेम इज विद द इक्विटी ऑल्सो। डिविडेंड की ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन नहीं है इसका मतलब कंपनी को डिविडेंड देना नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, कंपनीज डिविडेंड देती हैं। ठीक, सो व्हेन इट कम्स टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो बेसिक डेफिनेशन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? दो डेफिनेशन है। जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज मिनिमम अमाउंट of dividend payable, amount of dividend payable to maintain the prices at existing level। ठीक है, एक और डेफिनेशन भी है इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की ही। The second definition for the cost of equity is equal to expectations of shareholders। ये दो डेफिनेशंस आते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। फर्स्ट डेफिनेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेबल टू मेंटेन द प्राइसेस एट एग्जिस्टिंग लेवल। ठीक, द सेकेंड डेफिनेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज that the cost of equity is equal to the expectations of shareholders। क्या ये दोनों डेफिनेशन सेम है या एक ही बात कहते हैं? दोनों अगर डेफिनेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी के हैं तो दोनों एक ही बात ही कह रहे होंगे, बट वर्डिंग्स अलग अलग है। सो जस्ट थोड़ा सा हम इस पे आ जाते हैं, तो हमारे को यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं। जब नेक्स्ट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा तो वहां पे हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, हम इस डिस्कशन में नहीं पढ़ेंगे, डिस्कशन यहीं करके यहीं खत्म कर देंगे। ठीक है, लुक व्हेन इट कम्स टू द कंपनी, ठीक, हमने जब शुरुआत करी थी, बेसिक डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हमने एक चीज डिस्कस करी थी। There are two objectives of the finance manager. One is the maximization of profit and another is maximization of wealth. What is maximization of profit? Principle is that the objective of the finance manager is to maximize the profits of the business। जो कंपनी है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का ऑब्जेक्टिव है, मतलब उसको डिसीजन ऐसे लेने हैं कि उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। दैट इज वन ऑब्जेक्टिव। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा भी है, इन दो ऑब्जेक्टिव के अलावा भी होते हैं, ठीक है, बट ये प्राइमरीली ये दो ऑब्जेक्टिव है। The second objective is that is maximization of wealth। So जो objective of the finance manager है is to maximize the wealth of the shareholder। Maximizing wealth of the shareholder means कि उसके जो फाइनेंस मैनेजर है उसके डिसीजन की वजह से शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़नी चाहिए। और शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे बढ़ेगी? अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा, ठीक, और अगर नहीं भी बढ़े तो एटलीस्ट गिरना नहीं चाहिए। ठीक, नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि जो अडानी वाला जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, ठीक, उन्होंने रिपोर्ट दी, उसकी वजह से शेयर के प्राइस गिर गए एंड मार्केट में इस टाइम पे लगभग 10 लाख करोड़ रुपीस की वेल्थ जो है सारे इन्वेस्टर्स की, क्योंकि सिर्फ अडानी के ही शेयर का भाव नहीं गिरा, पूरे मार्केट पे इंपैक्ट आया। एंड उसकी वजह से क्या हो गया
कि वेल्थ जो थी वो शेयर होल्डर्स की गिरी, किस बात से गिरी? शेयर के प्राइसेस गिर गए ना। तो जस्ट यहाँ पे जो पॉइंट था कि जो शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ती है या घटती है, वो किस वजह से बढ़ती घटती है? शेयर का प्राइस बढ़ता है तो वेल्थ बढ़ जाती है, शेयर का प्राइस गिरता है तो वेल्थ गिर जाती है। ठीक है, अडानी बिकेम द सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, थर्ड बना, फिर उसके बाद में थोड़े टाइम के लिए सेकंड भी रहा, एंड अब शायद टॉप 10 में भी नहीं है। हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद टॉप 100 में ना बचे, दिस कैन हैपन। सो क्या हो गया? शेयर का प्राइस गिरा, सो वेल्थ गिर गई, उतना अमीर नहीं बचे जितने अमीर थे। ठीक, ऐसा नहीं हुआ कि उसके घर की रोटी दाल चावल, मतलब घर का खाना नहीं बन रहा है, घर में खाना बन रहा होगा। सो व्हाट इज हियर कि जब हम बात करते हैं वेल्थ की, सो वेल्थ इज रिलेटेड टू द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। ठीक है ना। जब हम बात कर रहे हैं कंपनी की, सो कंपनी के केस में डिविडेंड इज नॉट द ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी। कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे सकती है, नहीं चाहे तो डिविडेंड नहीं भी दे सकती। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट, थोड़ा सा अब स्टॉक मार्केट पे भी आ जाए। स्टॉक मार्केट इज हैविंग एक्चुअली इनहेरेंट टेंडेंसी टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। हम जब किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हम उसके फ्यूचर के बारे में सोच के खरीदते हैं। ठीक है, नाउ इफ आई गिव द सेम एग्जांपल, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है उससे अडानी की किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आज की डेट में कम है क्या? नहीं। क्या एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए उसके? नहीं, नहीं हुआ ना। ठीक, तो शेयर के भाव क्यों गिरे? क्यों? क्योंकि उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, डेट इक्विटी रेशियो बहुत अच्छा नहीं है। हमने एक बेसिक चीज सीखी है कि डेट इक्विटी रेशियो इज डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सो नॉर्मली इट शुड बी 2:1, आइडियली, मतलब 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक होता है करंट रेशियो। करंट रेशियो जो है वो भी लगभग 2:1 के आसपास होना चाहिए, मतलब जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटी के 2 टाइम्स होने चाहिए। एंड इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑफ अडानी ग्रुप जो करंट रेशियो है वो 2:1 से कम है, कुछ केसेस में तो वो 1 से भी कम है। मतलब जो करंट एसेट्स हैं दे आर नॉट फुल्ली कवरिंग द करंट लाइबिलिटीज। सो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी क्या है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ द टेम्परेरी इंसॉल्वेंसी फॉर द कंपनी। कि अगर सारे क्रेडिटर्स खड़े हो जाएं और बोलें कि हमारे को पैसा दो, तो आइडियली उनको क्या करना चाहिए? अपने करंट एसेट्स में से करंट एसेट्स को डिसॉल्व करके करंट लायबिलिटी पे ऑफ करने की पोजीशन में होना चाहिए। बट अगर करंट रेशियो 1:1 से भी कम है, इसका मतलब जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटी से भी कम है। सो दिस सिचुएशन इज नॉट गुड। बट आज की डेट में क्या इंसॉल्वेंट है कंपनी? नहीं है, बट रिस्क हो सकती है ना। तो ये सोच के, ये डर की वजह से शेयर में भाव गिरे, शेयर के भाव गिरे, स्टॉक मार्केट में भाव गिरे। सो स्टॉक मार्केट इज हैविंग इनहेरेंट टेंडेंसी टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं एंड उसके हिसाब से प्राइसेस पे करते हैं। एंड व्हेन आई एम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, मैं अगर शेयर होल्डर हूं तो ऑब्वियसली मैं डिविडेंड के बारे में सोचता तो हूं, भले ही कंपनी मेरे को कोई गारंटी नहीं देती। व्हेन आई एम द शेयर होल्डर आई नो दैट देयर इज अ रिस्क फ्रॉम द शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कंपनी ना मेरे को प्रिंसिपल वापस करने की गारंटी दे रही है, ना डिविडेंड देने की गारंटी दे रही है। सो आई नो दैट देयर इज अ रिस्क। सो व्हेन आई एम गोइंग टू द स्टॉक मार्केट, when I am investing in the company and investing in the equity shares of the company, then I know that I am taking risk. But still we expect कि हमारे को कुछ रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न की उम्मीद में ही तो हम इन्वेस्ट करते हैं ना स्टॉक मार्केट में। कोई भी इन्वेस्टर होगा, कोई वहां चैरिटी के लिए नहीं आया, हर कोई रिटर्न के लिए बैठा है कि रिटर्न मिलेगा। गारंटी नहीं है, फिर भी एक्सपेक्टेशन है। ठीक, से फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में एक कंपनी है जिसके शेयर का प्राइस 100 रुपीज से, ठीक,
and this is based on the expectation that the company will pay a dividend of 20 rupees. जो नेक्स्ट ईयर है या जो कमिंग जो जनरल मीटिंग होने वाली है उसमें कंपनी जो है 20 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, ऐसी उम्मीद है स्टॉक मार्केट में. ऑन एन एवरेज जो शेयर होल्डर्स हैं वो सोच रहे हैं कि कंपनी जो है 20 रुपीज का डिविडेंड देगी, एंड इस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे मार्केट में अभी शेयर का भाव कितना चल रहा है, 100 रुपीज चल रहा है. ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन है, कोई गारंटी नहीं है, कंपनी ने कमिट नहीं किया और कमिट कर भी नहीं सकती, कंपनी लॉ परमिट भी नहीं करता है. ठीक है, इन केस ऑफ द कंपनीज डिविडेंड कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स. कैपिटल में से डिविडेंड दिया भी नहीं जा सकता, प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से दे कैन गिव द डिविडेंड आउट ऑफ द कैपिटल ऑल्सो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 10, 15, 20 साल का टाइम लग जाता है. एक कंपनी है डैम बना रही है, रोड बना रही है, हाईवे बना रही है, पुणे मुंबई हाईवे बन रहा है, अभी कहां तक बनना उसमें एक एक स्ट्रेच में बन रहा है. ठीक है, सो अब क्या होगा, एक कंपनी जिसने वो प्रोजेक्ट लिया है वो 10 साल सपोज लग गए, हाईवे बन रहा है कितना अराउंड 1500 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर भी समझो हाईवे का जो पाथ है. ठीक है, सो 1200 किलोमीटर की सड़क बनाने में 5-10 साल तो निकल जाएंगे. सो उस सिचुएशन में वहां पे कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होगा, तो जो शेयर होल्डर है वो पैसा लगाएगा तो किसी उम्मीद पे लगाए, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से कैपिटल में से भी डिविडेंड दिया जा सकता है, बट दैट इज एक्सेप्शन. सो नॉर्मल कोर्स में डिविडेंड इज आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली. अब यहां पे क्या हुआ कि कंपनी जनरल मीटिंग कॉल करती है. व्हेन इट कम्स टू द जनरल मीटिंग, किसी भी जनरल मीटिंग में देयर आर 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस टू बी कंडक्टेड. कौन से हैं 4 बिजनेसेस? फर्स्ट इज अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं. ये 4 बिजनेसेस कंडक्ट होने ही चाहिए. कौन से 4 बिजनेस हैं? अडॉप्शन ऑफ अकाउंट, अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं दैट इज टू बी कंडक्टेड इन द जनरल मीटिंग. एंड जब तक ये चारों के चारों बिजनेस कंडक्ट नहीं होते हैं तब तक मीटिंग कंक्लूड नहीं होगी. इज इट क्लियर? ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस है, इन चारों को छोड़ के जो भी बिजनेस हो रहा है वो सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. रिमेंबर वन थिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस डजंट मीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी हो सकता है, 2/3, 3/4, 90% किसी से भी हो सकता है. 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस है. सो अब यहां पे क्या होता है कि कंपनी ने क्या करा कि 20 रुपीज का डिविडेंड, एंड नाउ यहां पे जो डिविडेंड देने की अथॉरिटी है वो किसके पास में? शेयर होल्डर्स के पास कि डायरेक्टर्स के पास? शेयर होल्डर्स आर द फाइनल अथॉरिटी फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. जो रेजोल्यूशन है वो कौन पास करेगा? शेयर होल्डर्स. बट वो रेजोल्यूशन कौन लेके आएगा? डायरेक्टर्स. अब सपोज क्या हुआ कि डायरेक्टर्स ने जो रेजोल्यूशन बनाया डिविडेंड का, उसमें 15 रुपीज का डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया. कैन इट हैपन? इट कैन हैपन. अब मेरे को ये बताओ, यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, कैन यू इंक्रीज दिस डिविडेंड? नहीं कर सकते. शेयर होल्डर्स जो डिविडेंड डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया उसको बढ़ा नहीं सकते, चाहे तो घटा सकते पर बढ़ा नहीं सकते. ठीक है, और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कंपनी है उसको असली में कौन चला रहा है? डायरेक्टर्स चला रहे हैं. उनको पता है ना कि कंपनी के अंदर की पोजीशन क्या है. एंड प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू द कैश अवेलेबल, नॉट नेसेसरीली इक्वल टू द कैश अवेलेबल. And as per the Companies Act, dividend once declared should be paid in cash. Cash means bank. Cash includes bank. ठीक है. और अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में डिविडेंड पे नहीं किया,
then company is liable and every director, they are also personally and jointly liable for that dividend. Is it clear? So अब क्या हो गया, though technically the shareholders are the authority to declare dividend, वो रेजोल्यूशन पास करने की उनके पास में चॉइस है, मतलब वो पास करें या नहीं करें, बट वो डिविडेंड जो है प्रैक्टिकली ये डायरेक्टर्स के हाथ में, शेयर होल्डर्स के हाथ में नहीं है। ठीक, तो अब यहां पे हम शेयर होल्डर्स थे, डायरेक्टर कोई और है, उन डायरेक्टर्स ने 15 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, हम शेयर होल्डर्स थे, अब हमारे को रेजोल्यूशन पास करना है, मतलब हमारी कंसेंट लगेगी अल्टीमेटली। सो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, 15 रुपीज अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो क्या करा जा सकता है, एज ए शेयर होल्डर हमारे पास क्या रेमेडी है? मतलब या तो टेक्निकली क्या है, एक या तो इसको एक्सेप्ट कर लो या नहीं कर लो, एक्सेप्ट कर लिया तो 15 रुपीज का, नहीं करा रिजेक्ट कर दिया तो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं हुआ। मतलब अगर हमने रिजेक्ट कर दिया कि डिविडेंड हमारे को ये 15 रुपीज का रेजोल्यूशन अगर पास नहीं हुआ तो एक्चुअल में डिविडेंड पे ही नहीं होगा क्योंकि रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ। सो अब क्या हो गया, एज ए शेयर होल्डर मेरे पास में टेक्निकली ये 15 रुपए एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस बचती नहीं है। बट अगर हम चाहें तो हम डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं, उनकी जगह किसी दूसरे को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, एंड अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो हम चाहें तो डायरेक्टर्स को बदल सकते हैं, बट यहां पे भी एक पेच है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से जब तक वो जो जनरल मीटिंग है जब तक वो खत्म नहीं होती, इस रेजोल्यूशन का, कौन सा रेजोल्यूशन का, इन डायरेक्टर्स को हटा के नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का रेजोल्यूशन विल टेक इफेक्ट आफ्टर दिस मीटिंग इज कंक्लूडेड, एंड दिस मीटिंग विल कंक्लूड when all the four ordinary businesses are conducted. So डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का रेजोल्यूशन भी पास हुए बिना ये मीटिंग कंक्लूड नहीं होगी। मतलब जनरल मीटिंग में से तुम डायरेक्टर्स को भगा नहीं सकते, डायरेक्टर्स तो यही रहेंगे इस मीटिंग में, जो नए डायरेक्टर्स आएंगे वो इस मीटिंग के बाद आएंगे, वो अगला डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। सो प्रैक्टिकली क्या है, हमारे पास में कोई चॉइस बची नहीं, बट एक चॉइस तो हमेशा है ना कि शेयर बेच दो। ठीक, नहीं पसंद आया, हमारे को लगता था कि 20 रुपीज का डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगी, हमने नहीं की, हमारे को बट कंपनी ने 15 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया। सो इन दिस सिचुएशन एज अ शेयर होल्डर आई एम ऑलवेज हैविंग अ चॉइस दैट आई सेल माय शेयर। ठीक, अब मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स वर एक्सपेक्टिंग, एक शेयर होल्डर की बात नहीं है, सारे मेजॉरिटी वर थिंकिंग ऑफ गेटिंग 20 रुपीज डिविडेंड, बट वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हुई तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, अपने शेयर्स बेचने शुरू कर देंगे। एंड जब ज्यादातर शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचने शुरू करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, शेयर का प्राइस गिरने लग जाएगा। ठीक, लोग शेयर्स बेचेंगे तो शेयर का प्राइस गिरने लग जाएगा, एंड टेक्निकली इट विल कम डाउन टू 75 रुपीज। प्रैक्टिकली नहीं, थियोरेटिकली इट विल कम डाउन टू 75 रुपीज। कैसे, क्या हुआ, 20 rupees dividend on 100 rupee share is how much return? It is 20% return. Na? It is 20% return. And 15 rupees dividend on 75 rupees share is also 20% return. 15 divided by 75 करोगे so 20% ही आएगा। so क्या हुआ कि अगर कंपनी ये 20 रुपीज का डिविडेंड जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर वो कंपनी वो डिविडेंड नहीं देती है तो उसकी वजह से क्या होगा, शेयर का प्राइस गिरने लगेगा, एंड अल्टीमेटली इट विल रीच टू दैट लेवल। कौन से लेवल पे, जहां पे शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बेसिकली है कितने रिटर्न की, 20% रिटर्न की है। तो 75 रुपीज थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। सो थियोरेटिकली इट विल कम डाउन टू 75 रुपीज। सो क्या हो गया, अब यहां से कॉस्ट ऑफ इक्विटी की डेफिनेशन पे वापस आ जाए।
What is cost of equity? It is minimum amount of dividend payable to maintain the prices at existing level. So as a director of the company और as a कंपनी को कितना डिविडेंड देना चाहिए था टू मेंटेन द प्राइस एट एक्जिस्टिंग लेवल? अगर कंपनी 20 रुपीज का डिविडेंड देती तो क्या शेयर होल्डर शेयर बेचने शुरू करते? नहीं। तो क्या होता? शेयर का प्राइस 100 रुपीज पे रहता। एंड अगर कंपनी 20 रुपीज से कम डिविडेंड देगी तो शेयर का प्राइस गिर जाएगा। ठीक। नाउ इन दिस सिचुएशन कंपनी को मिनिमम कितना डिविडेंड देना चाहिए था टू मेंटेन द प्राइसेस एट एक्जिस्टिंग लेवल? 20 रुपीज। एंड व्हाट वाज 20 रुपीज? 20 रुपीज वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स. So the second definition of the cost of equity is equal to the expectations of shareholders. ठीक। now हम अब अपनी वापस जो सिचुएशन थी उस पे आते हैं. As a equity, when the company is issuing equity shares, so company is taking the lowest risk because they don't have the obligation to pay the principal, they don't have the obligation to pay the dividend also. But if I am the shareholder of the company, I am taking the highest risk. क्यों highest risk ले रहे हैं हम यहाँ पे? Because मैं जब कंपनी के शेयर में पैसा लगाता हूं तो मेरे को किसी बात की सर्टेनिटी नहीं है, ना मेरे को प्रिंसिपल मिलने की सर्टेनिटी है, ना डिविडेंड की सर्टेनिटी है. इज दिस पॉइंट क्लियर? ना प्रिंसिपल की ना डिविडेंड की. So as a equity shareholder, I am taking highest risk. And basic two variable in the financial management, one is risk and another is return. If I am taking less risk, then I should be satisfied with the lower return. If I am taking a more risk, then I should demand higher return. And if I am taking highest risk, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर, इन तीनों में अगर देखोगे तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो सबसे ज्यादा रिस्क लेगा. अगर मैं ज्यादा रिस्क लूंगा तो मैं ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट भी करूंगा ना. तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे को लगता है कि ना तो डिविडेंड की ऑब्लिगेशन ना प्रिंसिपल वापस करना, तो कोई कॉस्ट नहीं होगी. नहीं, एक्चुअल में कॉस्ट होती है और वो जो कॉस्ट है वो हाईएस्ट होती है. ठीक है. सो इन केस ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट इज हाईएस्ट. कॉस्ट हाईएस्ट है. देन थर्ड वन इज कंट्रोल. लुक व्हाट हैपेंस कि अगर कंपनी को पैसे चाहिए, ठीक है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसको और पैसा चाहिए. अगर और पैसा चाहिए देन इन दैट सिचुएशन दे कैन रेज द मनी. मतलब किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, सो दे कुड हैव रेज द मनी थ्रू द इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर. इसमें से कुछ भी ले सकते थे. नाउ इफ द कंपनी डिसाइड टू टेक द मनी थ्रू द इक्विटी शेयर्स, सो उस केस में क्या होगा? उस केस में वहां पे होगा क्या? जो कंपनी इज कंट्रोल्ड, कंपनी के केस में जो एक कंसेप्ट आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज द कंट्रोल. ठीक. अब यहां पे सोच के देखो, ये कंपनी है, ठीक, इसके 1 लाख शेयर कैपिटल है, सो 1 लाख शेयर्स है. ठीक है. इसमें से जो प्रमोटर्स है एंड अदर्स, प्रमोटर्स के पास में 60,000 शेयर्स थे और अदर्स के पास में 40,000 शेयर्स थे. एंड इफ दे आर हैविंग 60,000 शेयर्स, तो इनके पास में कितने परसेंट शेयर्स है? 60% है और इनके पास में 40% है. ठीक. तो जब हम कॉर्पोरेट्स या कंपनी की बात करते हैं, बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज है यहां पे, मोर देन ओनरशिप व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द कंट्रोल. And how the control comes? Control comes from the decision making ability, and the decision making body in case of the companies is the board of directors. And who appoints the directors? It is the shareholders. And directors are appointed by the ordinary resolution. मतलब 50% से ज्यादा अगर मेरे पास में
शेयर्स हैं तो मैं ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता हूं। ठीक। सो अगर मेरे पास में आई एम द प्रमोटर ऑफ द कंपनी एंड इफ आई एम हैविंग 60% शेयर्स इन द कंपनी, एक्चुअली आई कैन अपॉइंट ऑल द डायरेक्टर्स। जो 40% वाले हैं हो सकता है कि वो एक भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाए अनलेस अदरवाइज देयर इज अ शेयर होल्डर एग्रीमेंट, क्योंकि कई बार जब कंपनीज पैसे रेज करती हैं थ्रू द इक्विटी, तो जो इन्वेस्टर होते हैं तो वो जो वहां पे एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनता है, उस शेयर होल्डर एग्रीमेंट में वहां पे क्लॉज हो सकता है कि मैं 10% शेयर ले रहा हूं बट मेरा एक डायरेक्टर होना चाहिए। इस तरीके का भी हो सकता है। कंपनीज बैंक से लोन लेती हैं तो बैंक्स भी लोन एग्रीमेंट में भी क्लॉज डाल देते हैं कि हमारा एक डायरेक्टर होना चाहिए कंपनी। इस तरीके की भी हो जाती है। ठीक। बट नॉर्मल केस में क्या हो गया, अगर किसी के पास में 50% से ज्यादा शेयर्स हैं, सो दे आर हैविंग 100% कंट्रोल ओवर द कंपनी। गॉट इट। ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि सपोज कंपनी को और पैसे की जरूरत थी और कंपनी ने उसके लिए क्या किया कि 1 लाख शेयर्स और इशू करे। ठीक। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स और इशू करे एंड एज पर द सेबी गाइडलाइंस उसमें से प्रमोटर्स को मिनिमम 20% तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर वो आईपीओ लेके आते हैं तो। अब बाकियों ने यहां पे 80,000 शेयर सब्सक्राइब करे, तो अब अगर मैं टोटल लूंगा तो प्रमोटर्स के पास में अब कितने हो गए 80,000 और अदर्स के पास में कितने हो गए 1,20,000 एंड जो टोटल शेयर कैपिटल है कंपनी का अब कितना हो गया, दिस इज 2 lakhs and when I am taking the percentage 80,000 shares out of 2 lakhs is 40% and others के पास में अब चला गया 60%। तो क्या हुआ, कंपनी को पैसे की जरूरत थी, कंपनी ने क्या करा, उन्होंने नए शेयर्स इशू करे। जब कंपनी ने नए शेयर्स इशू करे तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स थे उनके हाथ से कंट्रोल चला गया। पहले उनके पास 60% शेयर्स थे, उनके पास 100% कंट्रोल था। अब क्या हो गया कि ये जो कंट्रोल है किसी और के हाथ में चला गया। सो व्हेन द कंपनी इश्यूज इक्विटी शेयर्स, अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करती है देन इन दैट सिचुएशन देयर मे बी, नॉट नेसेसरली कि वो ऐसा 100% हर केस में ही हो, बट देयर मे बी डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल। जो कंट्रोल है वो हमारा डायल्यूट हो जाता है। ठीक है। सो कंट्रोल में क्या होगा, डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल। देन अब इसके बाद में आ जाते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इन केस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल व्हाट इज देयर, प्रिंसिपल वापस करना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तो उसको जो प्रिंसिपल है वो वापस करना ही पड़ेगा विद इन सर्टेन पीरियड। ठीक। अब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हो सकते इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, रिडीमेबल ही होंगे। नाउ अब उस सिचुएशन में एंड डिविडेंड, अगर कंपनी को प्रॉफिट है तो एक फिक्स डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो थिंक फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, इन केस ऑफ द इक्विटी शेयर ना प्रिंसिपल रिटर्न करने की ऑब्लिगेशन थी ना डिविडेंड की ऑब्लिगेशन थी, बट इन केस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स प्रिंसिपल रिटर्न करने की भी ऑब्लिगेशन है एंड अगर प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड भी देना पड़ेगा। सो क्या हुआ, कंपनी के अगर मैं एंगल से सोचूं तो यहाँ पे रिस्क इक्विटी शेयर के मुकाबले में बढ़ गई, सो इट इज हायर देन इक्विटी। देन अब इसके बाद में इफ वी थिंक फ्रॉम द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको पता है कि उसका प्रिंसिपल वापस होगा, साथ में उसको यह भी पता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसे डिविडेंड भी मिलेगा। तो फ्रॉम द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू उसकी रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर से कम हो गई, और अगर मेरी रिस्क कम हुई तो मैं रिटर्न भी कम एक्सपेक्ट करूंगा ना, और अगर मैं रिटर्न कम एक्सपेक्ट करूंगा तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे कॉस्ट कम हो गई।
so it is lower than equity. ठीक है, and whether the preference shareholders have voting right in the general meeting, क्या कंपनी में वोटिंग राइट होते हैं क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? नॉर्मली नहीं होता, एक्सेप्ट कि एक सर्टेन पीरियड में 3 साल 2 इयर्स का 2 इयर्स लगातार अगर डिविडेंड नहीं दिए विद इन सर्टेन ब्लॉक पीरियड वो उतना अगर डिविडेंड नहीं दिया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी वोटिंग राइट मिल जाता है। तो नॉर्मल कोर्स में डायल्यूशन नहीं होगा, बट एक्सेप्शनल केस में हो भी सकता है। ठीक, सो यहां पे डायल्यूशन इन एक्सेप्शनल केसेस। देन अब इसके बाद में वी कम टू द डिबेंचर्स। इन केस ऑफ द डिबेंचर्स प्रिंसिपल, कंपनी की प्रिंसिपल पे करने की भी ऑब्लिगेशन है एंड साथ में इंटरेस्ट पे करने की भी ऑब्लिगेशन है। एंड हियर प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स में एक और बेसिक डिफरेंस आता है, प्रिंसिपल वहां भी वापस होना था, प्रिंसिपल यहां भी वापस होना है। दूसरा जो डिफरेंस है कि प्रेफरेंस डिविडेंड कब पे होगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होंगे, बट डिबेंचर इंटरेस्ट प्रॉफिट हो या लॉस हो, डेट पे तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। ठीक, सो लॉस होने पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो रिस्क कंपनी की और बढ़ गई, सो रिस्क इज हाईएस्ट। ठीक, सो यहां पे रिस्क हाईएस्ट। एंड थिंक फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम दिस, जब कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है, इट इज बेसिकली अ सिक्योर्ड लोन एंड वहां पे कंपनी के एसेट प्लेज होते हैं। ठीक है, उनको चार्ज क्रिएट करना पड़ता ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, सिक्योर्ड लोन है। एंड अगर कंपनी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अगर पे नहीं करेगी, देन डिबेंचर होल्डर्स कैन सेल ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड कैन रिकवर द मनी। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसा नहीं कर सकते, बट डिबेंचर होल्डर ऐसा कर सकता है। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस, थिंक फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ही इज नोइंग कि उसको प्रिंसिपल मिलेगा, ही इज नोइंग उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वेदर द कंपनी इज हैविंग प्रॉफिट और लॉस उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो कंपनी के एसेट बेच के भी अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो उसकी रिस्क कैसी हो गई, हाईएस्ट की लोएस्ट, उसकी रिस्क हो गई लोएस्ट। ठीक, एंड डिबेंचर होल्डर्स को कभी भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है, सो नो डाइल्यूशन। ठीक, नाउ इन दिस सिचुएशन, अब अगर मेरे को ये डिसाइड करना है कंपनी के एंगल से, अगर मेरे को ये डिसाइड करना है कि मेरे को नए प्रोजेक्ट के लिए इक्विटी शेयर इशू करने हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं या डिबेंचर इशू करने हैं, तो उसमें कैसे हम डिसाइड करें? पहले आते हैं हम प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स एक्चुअली किधर के भी नहीं बचते, इट इज लाइक डेट, इट इज लाइक डेट, बट इट इज सिमिलर टू इक्विटी शेयर बिकॉज इट इज शेयर कैपिटल, उस पर डिविडेंड पे होता है। एंड आज की जब सिचुएशन की हम बात करें, नॉर्मली जो रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है और रेट ऑफ डिबेंचर से लगभग सिमिलर सा ही होता है। अगर डिबेंचर्स पे 10% मिल रहा है तो प्रेफरेंस शेयर्स पे भी लगभग 10% ही प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा। यहाँ पे एक और चीज होती है, हमने पहले भी पिछले लेक्चर में भी, पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिडक्टेड आफ्टर कंप्यूटिंग द टैक्स, इसका डिडक्शन नहीं मिलता। इंटरेस्ट इज डिडक्टेड बिफोर कंप्यूटिंग द टैक्स, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 36(1)(3) में, बट प्रेफरेंस डिविडेंड का नहीं मिलता। तो क्या हो गया कि जब डिबेंचर का इंटरेस्ट होता है तो कंपनी को टैक्स में बचत होती है, बट प्रेफरेंस शेयर्स के केस में डिविडेंड देने से टैक्स में बचत नहीं होती, उल्टा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता।
सो क्या हो जाता है कि करेक्टरिस्टिक्स तो सिमिलर है विद द डिबेंचर्स, बट महंगे पड़ते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक, तो अगर वैसा ही करना, और कोई भी कंपनी है जब वो नया प्रोजेक्ट के लिए पैसा रेज कर रही है, तो कोई बेईमानी करने के इंटेंशन से तो करता नहीं है। तो मान के चल रहे हैं कि इंटेंशन तो यही होगी कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि वो ये सोच के चल रहे हो कि प्रॉफिट नहीं होगा हमारे को डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोच के कर रहा हूं। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है, ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग कि अल्टीमेटली जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो तो जब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है वो किसी काम के बचे ही नहीं। एंड यू विल फाइंड दैट बहुत रेयरली आज की डेट में तुमने पिछले अगर 8-10 साल में या 10-15 साल में भी देखोगे किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स का आईपीओ आया है क्या? नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर महंगे पड़ जाते हैं। डिबेंचर्स जैसी ऑब्लिगेशन है, बस थोड़ा सा ही फर्क है, और पड़ जाते हैं महंगे। ना तो टैक्स में डिडक्शन मिलता उल्टा, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना। सो कंपनीज जो है प्रेफरेंस शेयर्स तो इशू करती नहीं आज की डेट में, तो प्रेफरेंस शेयर्स को तो हमने हटा दिया। नाउ व्हाट रिमेन्स इज टू चॉइसेस बिटवीन इक्विटी एंड डिबेंचर्स। ठीक है, नाउ अब यहां पे कैसा है कि कंपनी को पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए अब कंपनी क्या कर सकती है? द कंपनी इज हैविंग टू चॉइसेस कि इक्विटी शेयर्स इशू करे या फिर डिबेंचर्स इशू करे या लोन ले। अब यहां पे एक प्रोजेक्ट है जिसको प्रॉफिटेबल होने में काफी समय लगेगा, हो सकता है प्रोजेक्ट। ठीक, एक प्रोजेक्ट है जिसको प्रॉफिटेबल होने में काफी समय लगेगा। कंपनी है से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मेन जो कोर बिजनेस है वो है पेट्रोकेमिकल्स। अब वो एक रिफाइनरी लगा रहा है। ठीक है, रिफाइनरी क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल ये सब एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो उसके लिए रिफाइनरी लगती है। अब रिफाइनरी को बनाने में 2-3 साल लग जाता है, फिर उसके बाद में वहां प्रोडक्शन शुरू होगा। वहां पे सोच के देखो कि मैं एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, उस इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को पैसे चाहिए थे। एक रिफाइनरी है, मेरे को पता है कि 3 साल लगेंगे इस रिफाइनरी को बनने में, एंड अगर मैं वहां पे लोन लेता हूं तो मेरे को 3 साल तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा ना, प्रॉफिट हो लॉस हो इससे तो कोई मतलब ही नहीं ना डिवेंचर्स के केस में। इज इट क्लियर? तो वहां पे क्या होगा कि 3 साल मेरे को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, जबकि एक पैसे का प्रॉफिट नहीं हो रहा, उल्टा खर्चा हो रहा है। इज इट क्लियर? सो यहां पे सिर्फ फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने क्या करा कि रिफाइनरी लगाने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए था, उनको 10,000 करोड़ रुपए चाहिए थे, 10,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, अब अगर वो यहां पे डिबेंचर इशू करते, डिबेंचर अगर इशू करते इतने अमाउंट के से एट द रेट ऑफ 10%, तो 3 साल कितना 1,000 करोड़ रुपीज का इंटरेस्ट देना पड़ता। ठीक, बट इसकी जगह अगर वो इक्विटी शेयर्स इशू कर दें, इसकी जगह वो क्या कर दें, अगर वो इक्विटी शेयर्स इशू कर दें, तो फर्स्ट 3 इयर्स में 1-3 यहां पे 1,000 इंटू 3,000 करोड़ रुपीज इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट यहां पे कोई भी डिविडेंड एटसेट्रा पे करने की जरूरत नहीं होगी। गॉट इट? सो यहां पे क्या हो गया, अब 4th ईयर ऑनवर्ड्स जब प्रॉफिट होने शुरू होंगे तब उसके बाद में ठीक है प्रॉफिट आ रहा है तो डिविडेंड भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हुआ कि एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में लंबा समय लगना है प्रॉफिटेबल होने के लिए, वहां पे बेटर क्या रहेगा, इक्विटी रूट फॉलो करना बेटर रहेगा। ठीक है, जैसा अगर तुम देखो कि ये जितने स्टार्टअप्स होते हैं अक्सर वो क्या फॉलो करते हैं, इक्विटी रूट फॉलो करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब अगर हम देखें कि बिग बास्केट है या ओला है, ये आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए। सो व्हाट हैपेंस हियर इन द सिचुएशन कि वो क्या है कि वो ज्यादातर जो है डेट रूट की जगह इक्विटी रूट फॉलो करते हैं। और आजकल तो वो शार्क टैंक आता है, तो वहां पे ज्यादातर वो लोग जो हैं वो इक्विटी के लिए ही आते हैं कि इतना हमारे उसमें पैसा लगाओ, हम इतना शेयर देंगे, इतने परसेंट वो देंगे। ठीक है,
सो व्हाट हैपेंस हियर इन दिस सिचुएशन कि अगर किसी प्रोजेक्ट को लंबा समय लगना है प्रॉफिटेबल होने के लिए, देन इट इज बेटर दैट यू गो फॉर इक्विटी रूट। ठीक। बट अगर किसी प्रोजेक्ट में प्रॉफिट जल्दी ही मिलने वाले हैं, से फॉर एग्जांपल आफ्टर कंप्लीटिंग द सीए, इफ यू सपोज स्टार्ट विद द प्रैक्टिस, ठीक है, सो तुम्हारे को तुमने सोचा है कि सीए बनने के बाद में जॉब नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यू आर हैविंग अ फ्रेंड जो साथ में सीए तो कर रहा था बट उसका सीए कंप्लीट नहीं हुआ, तुम्हारा सीए कंप्लीट हो गया बट तुम्हारे पास पैसा नहीं है ऑफिस सेटअप करने के लिए। जो तुम्हारा फ्रेंड है उसका सीए कंप्लीट नहीं हुआ बट उसके पास पैसे हैं, वो क्या बोलता है कि एक काम करते हैं कि पार्टनरशिप करके स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में सीए एक्ट अलाउ नहीं करता नॉन सीएस के साथ में पार्टनरशिप, बट फिर भी सपोज अलाउड है, वो बोलता है कि मैं पूरा पैसा लगाता हूं, 50-50 की पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, अब यहां पे होगा क्या कि काम तो तुम्हारे ही नाम से आएगा ना, बिकॉज यू आर अ सीए। ठीक। अब यहां पे होगा क्या कि तुम्हारे को आज पैसे की जरूरत थी, तुमने उससे पैसे ले लिए, ऑफिस सेटअप कर दिया, इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन नहीं आई, बट अब जिंदगी भर जब पार्टनरशिप करी है तो जिंदगी भर अपने प्रॉफिट में से 50% उसको देना पड़ेगा ना। तो क्या ये समझदारी है? आंसर इज नो। इससे बेटर तो लोन ले लेते ना, लोन लेते, इंटरेस्ट पे करते। ठीक है, साल भर में प्रैक्टिस हो, खराब भी हो तो साल 1.5 साल में प्रॉफिटेबल इतना तो हो ही जाता कि खर्चे निकल के थोड़ा बहुत जेब में आने लगे। अभी हाँ ठीक है, पुराने के मुकाबले में कंपैरेटिवली प्रैक्टिस में उतना मार्जिन नहीं भी बचा, बट फिर भी कोई सीए भूखा नहीं मरता प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस में भी नहीं, जॉब में भी नहीं। ठीक है, सो व्हाट इज हियर कि उस सिचुएशन में अगर अब ये क्या हो गया, ये प्रोजेक्ट कैसा है जिसमें रिटर्न्स जो है हमारे को जल्दी मिलने वाले हैं, तो क्या इस सिचुएशन में हमारे को पार्टनरशिप मतलब इक्विटी रूट क्या वो फॉलो करना चाहिए था? नहीं, वो समझदारी नहीं थी। बेटर है यू गो फॉर डेट रूट। इज इट क्लियर? सो ये हमारे पास हो गई क्या, बेसिक कंसिडरेशंस। कौन सी 3 कंसिडरेशंस है? रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल। इनके बेसिस पे वी कैन डिसाइड, क्या डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे को किस रूट पे जाना चाहिए, इक्विटी रूट, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस तो हमने रिजेक्ट ही कर दिया कि हमारे को जाना ही नहीं है उस रास्ते, सो इक्विटी या डेट हम प्रेफर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? ठीक। बट इट हैपन्स रेयरली कि हम सिर्फ एक ही रूट फॉलो कर रहे हो। मोस्टली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डेट एंड इक्विटी इंक्लूडिंग प्रेफरेंस। ठीक है, सो प्राइमरीली इट इज डेट एंड इक्विटी। सो यहां पे अब हमारे पास में आ जाती हैं कि कितना डेट कितना इक्विटी, क्या इसका फर्क पड़ेगा। सो वी आर हैविंग 4 बेसिक कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। सो वी कम टू नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। सो इसको एक काम करते हैं, ये जो है ये हमारा पॉइंट नंबर 1, एंड अब हम आ जाते हैं नंबरिंग करके ले लेते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, इट इज कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। सो यहाँ पे हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ठीक है, सो देर आर 4 बेसिक थियरीज। एक्चुअल में तो 3 ही थियरी हैं, बट फिर भी 4 थियरी के हमारे नाम आते हैं। सो देर आर 4 कैपिटल स्ट्रक्चर theories. Under that, write first, yeah, A, net income approach. Net income approach. Then second is net operating income approach. Net operating
income approach. Then third is traditional approach. Traditional approach. And fourth one is Modigliani and Miller approach. Modigliani and Miller approach. ठीक। Look, जब भी कोई थ्योरी दी जाती है, कोई भी थ्योरी साइंस में भी हो या किसी भी चीज में हो, उसमें कुछ बेसिक अजम्पशंस होते हैं। बिना अजम्पशन के कोई थ्योरी नहीं होती, कुछ ना कुछ अजम्पशंस रहते हैं। ठीक है। इवन अगर हम साइंस की भी बात करें तो वहां पे भी कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं। जैसे आइंस्टीन की थियरी में है कि ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। अब किसने देखा है? सो बट अजम्पशन ऐसे ही साइंस में भी अजम्पशन होता है, तो ये तो फिर क्या है, फाइनेंस है, यहाँ पे तो अजम्पशंस रहते ही हैं। अब यहाँ पे हम जो अजम्पशंस लिख रहे हैं, पहले हम लिख रहे हैं कॉमन अजम्पशंस। कॉमन अजम्पशंस, कॉमन अजम्पशंस मतलब दीज आर applicable to all theories। ठीक है। ये जो हमारे कॉमन अजम्पशंस हैं, दीज आर एप्लीकेबल टू ऑल द थ्योरीज। कौन सी थ्योरीज? जो चारों थ्योरी हैं, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडिग्लिनी एंड मिलर अप्रोच। इन चारों अप्रोचेस के लिए ये हमारी थ्योरीज, ये अजम्पशंस एप्लीकेबल। ठीक है। अब इसमें इसके अलावा जो हमारी, जब हम थ्योरीज पे आएंगे तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक अजम्पशंस भी होंगे। सो क्या होगा, एग्जाम में कई बार ये एज अ थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राइट द अजम्पशंस ऑफ नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडिग्लिनी एंड मिलर अप्रोच। मोस्टली क्या है, अजम्पशंस ऑफ मॉडिग्लिनी एंड मिलर अप्रोच पूछा जाता है। ठीक है। सो उसमें क्या होगा कि ये जो अजम्पशंस हैं, यहाँ पे अभी हम 8 अजम्पशंस लिखेंगे। वो 8 अजम्पशंस तो रहेंगे, प्लस मॉडिग्लिनी मिलर का एक स्पेसिफिक और अजम्पशन आ जाए, एक आधा अजम्पशन जो भी होगा, तो उनको मिला के वो सब लिखना वहां पे रहता है। नाउ हियर व्हाट वी विल बी हैविंग, फर्स्ट अजम्पशन है, राइट, इट इज एज्यूम दैट, इट इज assumed that there are only two type of capital of capital, that is debt and equity. Debt and equity, that is we are assuming that hybrid capital, hybrid capital like preference shares does not exist, does not exist। Look, ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, दैट इज also called as the hybrid capital। Hybrid capital because it is having the characteristics of both debt and equity।
डेट जैसे यहाँ पे फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है और इक्विटी जैसे ये शेयर कैपिटल है। सो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ देर आर ओनली टू टाइप ऑफ कैपिटल, वन इज डेट एंड अनदर इज इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। प्रैक्टिकली प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, पर इन थेरीज में एज्यूम करा गया है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। देन इसके बाद में firm is having firm is having fixed capital employed even though capital structure can change। मतलब जो हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो फिक्स रहेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर बदल सकता है, डेट कितना होगा, इक्विटी कितना होगा, ये चेंज हो सकता है, बट जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो फिक्स रहेगा इन थियरीज के लिए। प्रैक्टिकली बदलता है, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट, फर्म इज हैविंग पॉजिटिव नेट इनकम। नेट इनकम मीन्स earnings available to equity shareholders, ठीक है। सो कंपनी को लॉस नहीं है। वी आर मेकिंग एन assumption दैट फर्म इज हैविंग पॉजिटिव नेट इनकम। प्रैक्टिकली लॉस भी हो सकता है, बट हमने एज्यूम किया है। देन इसके बाद में नेक्स्ट assumption, it is assumed that all the net income will be distributed as dividend। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, बट यहाँ पे अजम्पशन है कि जो भी नेट इनकम होगी दैट विल ऑल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। देन इसके बाद में नेक्स्ट, इट इज एज्यूम that there are no taxes। it is assumed that there are no taxes, ठीक है। प्रैक्टिकली इसमें से कोई भी अजम्पशन होल्ड नहीं करता, बट ये जितनी भी थियरी हैं दीज आर बेस्ड ऑन दीज अजम्पशन, ठीक है। इसमें से ये वाला जो अजम्पशन है दैट देयर आर नो टैक्सेस, इसको ये बेसिक चारों थियरी में है, बट जब इसको क्रिटिसाइज किया गया तो मॉडिग्लियानी एंड मिलर थियरी विद टैक्सेस भी है, या हम विद टैक्सेस भी ये थियरी बाद में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब क्रिटिसाइज किया गया कि इन थियरीज का मतलब क्या, कि टैक्सेस तो होते ही है, बाकी चीजों में चलो फिर भी मान लो कि ठीक है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नेट इनकम, या सिर्फ दो ही कैपिटल है, पॉजिटिव नेट इनकम, है सब मान लिया, हो सकता है। बट ये कैसे मान सकते हो कि टैक्सेस ही नहीं है, जबकि प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री देयर आर टैक्सेस, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट, इट इज एज्यूम दैट it is assumed that capital markets are perfect, are perfect।
रिमेंबर वन थिंग कि कैपिटल मार्केट्स परफेक्ट नहीं हो सकते। एक्चुअल में तो इसमें से कोई भी अजम्पशन होल्ड नहीं कर रहा है, ये भी होल्ड नहीं कर रहा है। सो कैपिटल मार्केट्स कांट बी परफेक्ट। ठीक है, कैपिटल मार्केट परफेक्ट होने के लिए कुछ बेसिक चीजें चाहिए, लाइक इंफॉर्मेशन शुड बी फ्रीली एंड साइमल्टेनियसली अवेलेबल। देन इसके बाद में ऑल द इन्वेस्टर्स आर हैविंग एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन। ठीक, देन आफ्टर दिस वी एज्यूम कि मार्केट रिएक्ट्स टू दैट इंफॉर्मेशन इन द रीजनेबल मैनर, बट प्रैक्टिकली ये सब कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आज की डेट की, तो अडानी पे हिंडनबर्ग ग्रुप ने ये जो रिपोर्ट बनाई होगी, जिस दिन रिलीज करा उससे एक दिन पहले थोड़ी ना रिपोर्ट बनाई होगी। रिपोर्ट बना के बैठे होंगे, बरसों की रिसर्च लगी होगी, रिपोर्ट वो उसका काम ही यही है। ठीक है, उन्होंने रिसर्च करी होगी, रिपोर्ट बन के उनके पास रखी होगी, सिर्फ टाइमिंग। ठीक, उसके बाद में उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ली, एंड शॉर्ट पोजीशन में लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन क्या होता है कि हमने माल बेच दिया जो हमारे पास है नहीं। ठीक है, बेसिकली डेरिवेटिव मार्केट में किया जाता है कि फ्यूचर सेल करे होंगे उन्होंने उसके, एंड इसमें प्रॉफिट कब होता है, जब मार्केट गिरता है। मतलब तुमने 100 रुपए पे बेचा, भाव गिर के आ गया 90 रुपीज, तुम 90 पे वापस खरीदोगे, तो 100 पे बेचा 90 पे खरीदा, तो तुम्हारे को 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सो व्हाट इज हियर कि उनके पास में ये जो खबर है, जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, जो भी उन्होंने 70-80 पेज की जो भी रिपोर्ट बनाई थी, उनके पास पहले से थी सारी खबर, बट हमारे पास नहीं थी ना। ठीक, सो पहली चीज, ये सारे का सारा इंफॉर्मेशन फ्रीली, सो ये मार्केट परफेक्ट होता नहीं है। कौन पैसा कमाएगा इसमें? पैसा तो हिंडनबर्ग कमा चुका, वो ऑलरेडी कमा चुके। अपने वो पोजीशन कितने पे क्लोज करेंगे ये उनके ऊपर है, बट वो कमा चुके। सो क्या है, मार्केट परफेक्ट होते नहीं। ठीक है, एक्चुअल में तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। देन अब इसके बाद में नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स इज रैशनल। ऑफ investors is rational. That is, they expect the returns, the returns on the basis of, on the basis of risk assumed by them. ठीक है, ये भी प्रैक्टिकली नहीं होता। इन्वेस्टर्स रैशनल नहीं होते हैं। इन्वेस्टर कौन है? ह्यूमंस है, एंड ह्यूमन बिहेवियर हम एज्यूम करते हैं कि बिहेवियर रैशनल होता, बट प्रैक्टिकली हमारा बिहेवियर रैशनल नहीं होता। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट अजम्पशन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सॉरी कॉस्ट ऑफ डेट, डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये एक चीज सच है। ठीक, इतने जो अजम्पशंस थे उनमें जो बेसिक चीज, मतलब जो एक अजम्पशन है जिसको हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि ऐसा होता है, सो वो ये है। ठीक है, बाकी कोई भी अजम्पशन प्रैक्टिकली होल्ड नहीं करता। ठीक है, नाउ बिफोर कमिंग टू द थियरी, आई कम टू द फॉर्मूलेस। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेस हैं जो हम लिख के ले लेते हैं, एंड उसके बाद में हम थियरीज पे आएंगे। तो वन थिंग, ये जो हमारे नोट्स बनेंगे ना, इसके बाद में बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है।
हम इसमें सब लिख के ले लेंगे, सब चीजें हो जाएंगी। सो उसके बाद में तुम्हारे को यही होपफुली सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट वी कम टू, ये पॉइंट नंबर हमारा क्या चल रहा था, पॉइंट नंबर 3 था, पॉइंट नंबर 4, फॉर्मूलेस। Now, the first formula here we are having is value of firm. Value of firm V is equal to E plus D, where E is market value of equity, market value of equity, and D is market value of debt. Of debt. Then there is one more formula for the value of firm. V is equal to EBIT divided by KO. EBIT divided by KO. What is EBIT? EBIT stands for earnings before interest and tax. Earnings before interest and tax. Earnings before interest and tax. And KO is overall or average cost of capital. ठीक, देन जो हमारा KO है इसका फॉर्मूला क्या है? KO is equal to KD into D upon D plus E plus KE into E upon D plus E. ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, एंड यहां पे KD stands for cost of debt, and KE stands for cost of equity, ठीक है। देन आफ्टर दिस net income, this is EBIT minus interest. रिमेंबर, ये फॉर्मूला तभी होल्ड करता है जब हमारे अजम्पशंस होल्ड करता है। यहाँ पे हमने अजम्पशन लिया है कि दैट देयर आर, हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज EBIT, लेस इंटरेस्ट वी गेट EBT, लेस टैक्स वी गेट EAT, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड वी गेट द नेट इनकम। बट हमने अब एज्यूम क्या करा है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा, सो EAT विल बी नेट इनकम। बट वी हैव एज्यूम दैट देयर आर नो टैक्सेस आल्सो, अगर टैक्सेस नहीं है सो अर्निंग्स बिफोर टैक्स ही नेट इनकम होगा। EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, बट टैक्स है ही नहीं,
जब टैक्स ही नहीं है तो जो ईबीटी होगा वही नेट इनकम होगा। रिमेंबर, ये जो फॉर्मूला है नेट इनकम का, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, सिर्फ ये थियरीज में ही अप्लाई करना है। इस चैप्टर में इन थियरी के अलावा भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के दूसरे और प्रॉब्लम्स आएंगे, उनमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर टैक्सेस दिए हैं तो टैक्स माइनस होके ही नेट इनकम आएगी। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्ट होके ही नेट इनकम आएगी। बट on the basis of assumption, this is the formula. Then after this, next is value of equity. Value of equity, this is E. It is net income divided by KE. Net income divided by KE. Then after this, value of debt, value of debt D. It is interest divided by KD. Interest. हाँ, हाँ, look, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है नेट इनकम डिवाइड बाय के ई, इंटरेस्ट डिवाइड बाय के डी, ये वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करो तो वो भी हो जाएगा। हाँ, वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगा। ठीक है, सो एक बार चलो फॉर्मूलेज लिख लिए, एक बार थोड़ा सा बस जस्ट रफली डिस्कस कर लेते हैं इनको, फॉर्मूलेज को। नाउ अब जो पहला फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म इज वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। अभी हमने एज्यूम करा है दैट देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ कैपिटल, एक डेट है और दूसरा इक्विटी है। तो अगर हमारे पास में सिर्फ दो ही टाइप के कैपिटल हैं तो बैलेंस शीट में इधर पे क्या आ जाएगा? इक्विटी, और डेट आ जाएगा, उधर एसेट्स आ जाएंगे। सो जो टोटल वैल्यू होगी वो डेट प्लस इक्विटी, डेट की मार्केट वैल्यू और इक्विटी की मार्केट वैल्यू के बराबर ही होगी। इज इट क्लियर? ठीक है। देन अब इसके बाद में जो सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है, अगर मैं सेकंड फॉर्मूले की बात करूं सो ये ईबीआईटी डिवाइड बाय केओ है। ठीक है, ईबीआईटी डिवाइड बाय केओ है। तो यहां पे अगर मैं ये दोनों फॉर्मूले ऐड कर दूं, कौन सा? नेट इनकम डिवाइडेड बाय केई, ये हो गया वैल्यू ऑफ इक्विटी, प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी, ये हो गया वैल्यू ऑफ डेट। ये है ई, ये है ई और ये है डी, इज इक्वल टू वी। ठीक है, और नेट इनकम क्या है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ठीक, सो क्या हो जाएगा जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा? सो नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ईबीआईटी हो जाएगा। और जो डिनोमिनेटर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट मिला के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट मिला के, ऐसा ये फॉर्मूले में डायरेक्टली नहीं हो रहा है, बट वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। अगर मैं न्यूमरेटर ई प्लस ईबीआईटी लूंगा तो डिनोमिनेटर मेरे पास में केओ आ जाएगा। एक काम करते हैं, एक 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। नाउ आफ्टर दिस वी कम टू आवर फर्स्ट थियरी। जो हमारी जो फर्स्ट थियरी है दैट इज नेट इनकम अप्रोच। यहां तक कोई डाउट या क्वेश्चन? नाउ जो हमारी फर्स्ट थियरी है ये हमारा आ गया पॉइंट नंबर 5 आ गया, नेट इनकम अप्रोच।
नेट इनकम। ना इसमें अब हम एक एडिशनल अजम्पशन लेंगे। क्या अजम्पशन लेंगे? एडिशनल अजम्पशन दिस इज अपार्ट फ्रॉम द assumptions दैट वी हैव टेकन। हमने कितने assumptions लिए थे? 8 assumptions लिए थे। उन 8 assumptions के अलावा एक और assumption है, मतलब वो 8 assumptions रहेंगे प्लस दिस assumption। सो इफ दे आस्क द assumptions ऑफ द नेट इनकम अप्रोच, तो हमारे टोटल assumptions कितने हो जाएंगे? 9 assumptions हो जाएंगे। वो 8 assumptions जो कॉमन assumptions थे प्लस ये वाला जो हमारा assumption है। What is this assumption here? Right, cost of debt, cost of debt in bracket write KD, and cost of equity, equity in bracket write KE remain constant, remain constant irrespective of, irrespective of change in capital structure। मतलब क्या होगा? कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने की वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। नाउ व्हाट आई डू, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन, मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट करके ले रहा हूं ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। सो यहां पे किस तरीके से है? ऑन एक्स एक्सिस आई एम टेकिंग percentage of debt in capital, percentage of debt in capital, and on y-axis I am taking cost of capital, cost of capital। x एक्सिस पे हमने क्या लिया? x एक्सिस पे लिया परसेंटेज ऑफ डेट इन कैपिटल, एंड ऑन y एक्सिस वी आर टेकिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। नाउ एक बार जस्ट मैं वापस से हमारे जितने अजम्पशन थे मैं फास्ट रिकैप करता हूं। हमारे अजम्पशंस क्या हैं? ये अजम्पशंस ना बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, मतलब बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है। फर्स्ट assumption is that there are only two type of capital, कौन से? debt and equity। then second assumption is firm is having fixed capital employed though the capital structure can change, capital employed constant, capital structure can change। then positive net income, all the net income is distributed as dividend। then no taxes, capital markets are perfect, behavior of investors is rational, and cost of debt is less than cost of equity। क्या है assumption? only two type of capital, one is debt and another is equity। fixed capital employed, total capital employed is fixed, capital structure can change। positive net income, behave all the net income is distributed as dividend, behavior of investors is rational, there are no taxes, capital markets are perfect, and behavior of investors is rational, and cost of debt is less than cost of equity। ठीक है।
शॉर्ट में ये मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, आगे भी जितनी बार थ्योरीज आएंगी मैं ये सारे के सारे अजम्पशंस रिपीट करता रहूंगा। इन 8 अजम्पशंस के अलावा एक 9th अजम्पशन है हमारे पास में, एंड दैट 9th अजम्पशन इज दैट द कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब अगर मैं अपना कैपिटल, हमने अजम्पशन क्या लिया था कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर कैन चेंज, मतलब डेट इक्विटी मिक्स चेंज हो सकता है, बट जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, सपोज 2 लाख रुपीज कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो 2 लाख रुपीज फिक्स रहेगा। उसमें से चाहो तो पूरा का पूरा 2 लाख इक्विटी से ले लो, 1 लाख इक्विटी 1 लाख डेट से ले लो, 50,000 इक्विटी 1 लाख 50,000 डेट, ऐसा कर लो। कैपिटल स्ट्रक्चर बदल सकते हो बट कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज नहीं होगा। प्रैक्टिकली चेंज होते हैं बट हमारा अजम्पशन है थ्योरीज के लिए सेम है। देन एक और जो लास्ट अजम्पशन था हमारा, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, नाउ से आई एम एज्यूमिंग कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15%, एज्यूम कर लिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%। ठीक, सो अब अगर कॉस्ट ऑफ डेट 10% है, हमने अभी अजम्पशन लिया है, क्या अजम्पशन लिया है, दैट द कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल रिमेन कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट है, से 10% है हमारा, अगर केडी, अगर केडी 10% है, सो मैं डेट इक्विटी का कोई भी कॉम्बिनेशन लेता रहूं, मेरा केडी 10% रहेगा। ये अजम्पशन हमने अभी ऊपर लिखा है। ठीक है, तो जब तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये 15% है तो 15% रहेगा। 10 और 15% मैंने एज्यूम कर लिया, ऐसे ही कुछ और भी ले सकते थे, हमने एज्यूम कर लिए 10% है 15% है। ठीक है, बट अगर केडी 10% है तो 10% ही रहेगा, अगर केई 15% है तो 15% ही रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। आई बात समझ में यहां पे? ठीक है, सो ये चीज तो हो गई। अब आगे सोचते हैं कैसा। अब मेरे को चाहिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड फॉर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने फॉर्मूला लिखा है केओ का। केओ का फॉर्मूला क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, केओ इज इक्वल टू के डी इंटू डी अपॉन डी प्लस सी प्लस के ई इंटू ई अपॉन डी प्लस सी। ठीक है, नो अब एक काम करते हैं, आई टेक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डेट एंड इक्विटी। मैं 3 कॉम्बिनेशन लेता हूं, 100% इक्विटी 0% डेट, 50% इक्विटी 50% डेट, 0% इक्विटी 100% डेट। प्रैक्टिकली 0% इक्विटी हो नहीं सकता, बट थियोरेटिकली एज्यूम कर लेते हैं कि है। ठीक है, एंड फॉर दिस व्हाट आई डू, I compute the overall cost of capital. So first combination I am taking 100% equity and 0% debt. 100% equity and 0% debt. And what I do is I compute overall cost of capital. क्या कंप्यूट करना हमारे को, KO कंप्यूट करना है। एंड KD कितना है, KD इज 10%। हमने कितना डेट एज्यूम करा कि कैपिटल स्ट्रक्चर में है, 0 डेट है।
डिवाइडेड बाय 0 प्लस 100 प्लस के कितना है, इट इज 15% इंटू ई अपॉन डी प्लस ई। सो ये बताओ ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करो और बताओ कितना आता है। कितना होगा, 15% होगा। दिस इज 15%। डेट तो है ही नहीं, जब कैपिटल में डेट ही नहीं है तो हमारा जो एवरेज या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर ही होगा, दैट इज 15%। इज इट क्लियर? देन आफ्टर दिस आई टेक द सेकेंड कॉम्बिनेशन। जो हम सेकेंड कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, दैट सेकेंड कॉम्बिनेशन इज 50% इक्विटी and 50% debt, 50% equity and 50% debt। इसमें वापस से what I'm computing is the overall cost of capital। इसमें वापस से हम कंप्यूट कर रहे हैं KO। KO is equal to KD। KD is 10% into debt upon debt plus equity, so 50 is debt and 50 is equity, plus KE is 15% into 50 divided by 50 plus 50. Tell me how much it comes to. 12.5%, 12.5%। then the third combination I am taking is, जो third combination है that is 0% equity and 100% debt। 0% equity and 100% debt। So we are going to have KO is equal to KD is 10 into 100 divided by 100 plus 0 plus KE is 15% into 0 divided by 100 plus 0। ये कितना हो जाएगा, it will be 10%। सारा का सारा कैपिटल हमारा डेट का ही है। सो जब डेट ही है सो हमारा जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा दैट विल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ डेट ओनली। इज इट क्लियर, गॉट दिस? ठीक है। नाउ अब इसके बाद में हम कंप्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म के हमने दो फॉर्मूले लिए थे, एक वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट एंड दूसरा फॉर्मूला था EBIT डिवाइडेड बाय KO। ठीक है, क्या फॉर्मूला लिया, वैल्यू ऑफ फर्म is EBIT divided by KO। ठीक है, and here I'm making one assumption। क्या है, say EBIT is 1 lakh। अभी डेटा नहीं है हमारे पास में तो हमने अपने हिसाब से एज्यूम करके ले लिया, गॉट इट। एंड अगर हमारा EBIT 1 लाख है तो ये EBIT कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज नहीं होता है। EBIT कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होता है? जो बेसिक फॉर्मूला है, तुम्हारे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पता है, ROI का फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, it is EBIT divided by capital employed। ठीक है, सो अगर इससे मेरे को चाहिए होगा EBIT, if I want EBIT
is capital employed into ROI. ठीक है, EBIT के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इज इट क्लियर, गॉट दिस? ठीक है. अब यहाँ पे जो हमारा अजम्पशन हमने लिया है कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कांस्टेंट, अजम्पशन है ना ये हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड कांस्टेंट है, हम कैपिटल स्ट्रक्चर बदल रहे हैं. सो कैपिटल एम्प्लॉयड तो कांस्टेंट हो गया, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर वन टाइप ऑफ बिजनेस इज ऑलवेज एज्यूम टू बी कांस्टेंट. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बिजनेस में बिजनेस नहीं बदल रहा है, बिजनेस वही है. तुम अगर कार बेच रहे हो तो कार ही बेच रहे हो, अगर तुम कुछ और बिजनेस कर रहे थे तो वही कर रहे हो, सिर्फ हम उस बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर बदल रहे हैं. तो अगर बिजनेस एक ही है या सिमिलर बिजनेस है तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता है. ठीक, सो कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज नहीं हुआ, ROI चेंज नहीं हुआ, तो EBIT कैसे चेंज होगा? सो एक बेसिक चीज है, EBIT रिमेन कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर. ये भी एक हमारा रिजल्ट आया है. इज इट क्लियर? EBIT कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से EBIT में चेंज नहीं होता है. ठीक. सो if we have assumed that the EBIT is 1 lakh rupees, it means EBIT will be 1 lakh rupees irrespective कि हमारा डेट कितना है और इक्विटी कितना है. ठीक है, और यहां पे हमने कुछ सीखना था, हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि सारी चीजें हम यहां पे एज्यूम करके ही ले रहे हैं. ठीक. सो आई टेक फर्स्ट सिचुएशन. कौन सी फर्स्ट सिचुएशन थी हमारी? 100% इक्विटी, 0% डेट. 100% इक्विटी एंड 0% डेट. ठीक है. सो व्हाट वी डू, वी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फर्म. वैल्यू ऑफ फर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, EBIT डिवाइड बाय KO. EBIT is how much? It is 1 lakh rupees, and the KO, that is overall cost of capital, it is 15%. ठीक, कितना आ गया? 6,66,667. ठीक है, 6,66,667. गॉट इट? देन अब यहां इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन है, दैट इज 50% इक्विटी एंड 50% डेट. 50% इक्विटी एंड 50% debt. 50% equity and 50% debt. So what is here? The value of firm is EBIT divided by KO. So it is 1 lakh divided by KO is right now 12.5%. 1 lakh divided by 12.5%. कितना? 8 lakhs. ठीक है. Then third is 0% equity and 100% debt. 0% equity and 100% debt. So यहाँ पे value substitute करी. So what we get here is, it is 1 lakh divided by 10%. 1 lakh divided by 10%, how much it comes to? That comes to rupees 10 lakhs. ठीक. अच्छा, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, इसमें KD और KE लिया था, इसमें मैं KO भी ले लेता हूं. ठीक. सो KO क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम डेट बढ़ा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, जब हमारा 0% डेट था कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था? 15% था. दैट वाज इक्वल टू द KE.
फिर हमने डेट बढ़ा दिया कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट गया। एंड व्हाई इट इज डिक्रीजिंग? बिकॉज अब हम क्या कर रहे हैं, सस्ता सोर्स यूज कर रहे हैं ना, दैट इज चीपर देन इक्विटी। तो अब अगर मैं सस्ता सोर्स यूज करूंगा तो मेरी एवरेज कॉस्ट घट जाएगी ना। गॉट इट? देन जब हमारा 100% डेट है, सो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कम हो गया, इट इज 10%, विच इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ डेट। सो व्हाट यू आर कंक्लूडिंग, कि जैसे जैसे हम डेट बढ़ा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, जैसे जैसे हम डेट बढ़ा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है। ठीक? एंड व्हेन वी आर यूजिंग 100% डेट, देन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑब्वियसली विल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ डेट ओनली। ठीक? सो अगर मैं इस ग्राफ को यहां पे कंप्लीट करूं, तो अगर मैं इस ग्राफ को कंप्लीट करूं, केओ भी ले लूं इसमें, तो केओ इस तरीके से हो जाएगा, जहां पे ये है हमारा 0% डेट एंड 100% इक्विटी, वहां पे के के बराबर हो गया हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या है? यह है क्यू। ठीक? एंड जैसे जैसे हम डेट बढ़ाते जाएंगे, प्रोपोर्शनेटली हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता चला जाएगा। ठीक? सो यहां पे क्या हो गया कि जैसे जैसे हमने डेट बढ़ाया, सस्ता डेट, बिकॉज इट्स अजम्पशन दैट द केडी इज लेस देन केई, जैसे जैसे हम सस्ता सोर्स यूज करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता चला जाएगा। एंड व्हेन वी विल बी हैविंग 100% डेट इन कैपिटल एम्प्लॉयड, देन एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ डेट। इज इट क्लियर? ठीक? ये यहां तक तो ये तो ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसको आगे देखते हैं कि अब क्या हो रहा है, कि जैसे ही हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रहा है, ठीक, ये एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुआ, मतलब ये जब 15% है तो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म कितना है, 6,66,667। फिर हमने डेट बढ़ा दिया तो हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया एंड वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ गया। फिर और डेट बढ़ाया तो और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुआ और वैल्यू ऑफ फर्म और बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे हम डेट बढ़ाते जाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, यही हमारी नेट इनकम थ्योरी है। व्हाट द नेट इनकम थ्योरी सेज कि एज वी इंक्रीज द डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, जब हम डेट बढ़ाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है एंड वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, क्यों? यही हमारा जो कंसेप्ट है, ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कि हम सस्ता डेट यूज करके, चीपर डेट यूज करके उसको इन्वेस्ट तो उसी रेट पे कर रहे हैं। ठीक है, सो 10% पे मैंने बोरो किया और से 20% पे इन्वेस्ट कर दिया, तो ये जो 10% एक्स्ट्रा रिटर्न मिला, ये किसको जाएगा? अल्टीमेटली शेयर होल्डर को जाएगा ना। जब ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न, कौन सा, मैं 10% पे बोरो कर रहा हूं और से आरओआई मेरा है 20%, सो 10% पे बोरो किया, 20% पे इन्वेस्ट किया, तो जो एक्स्ट्रा 10% डेट को रीपे, सॉरी, डेट का इंटरेस्ट पे करने के बाद में भी जो एक्स्ट्रा 10% होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न बढ़ेगा। कौन सा रिटर्न बढ़ेगा? रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, एंड जब मैं शेयर होल्डर का रिटर्न बढ़ाऊंगा तो वो उसी इक्विटी के लिए ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ने लगता है उसकी वजह से। एंड जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ, मतलब जो वैल्यू ऑफ फर्म है, वो भी बढ़ जाएगी। दिस इज द कंसेप्ट वी कॉल एज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। चलो इसको लिख लेते हैं, नेट इनकम थ्योरी। नेट इनकम थ्योरी, ये पॉइंट नहीं बदला क्योंकि मैं वही जो हम थ्योरी थी बस उसको राइटिंग में ले रहे।
right, as per this theory, this theory, as we increase the debt in capital structure, in capital structure, overall cost of capital in bracket KO will be coming down, will be coming down. Then write next as overall cost of capital, overall cost of capital in bracket KO is coming down, coming down. Value of firm, value of firm in bracket write V is equal to EBIT divided by Q will be going up, will be going up as we increase the debt, increase the debt in capital, in capital structure, and we will be having, and we will be having maximum value of firm, value of firm if debt is 100% in capital. We are having 100% debt in capital. ठीक, ठीक, मतलब ये थियरी क्या बोलती है कि अगर वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ाना है तो कुछ नहीं करना, बोरो करते जाओ। जितना ज्यादा बोरो करोगे उतना ज्यादा वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा। ठीक, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? वैसे देखो तो अडानी ने भी खूब बोरो किया, उसका भी वैल्यू बढ़ा, सही भी लग रहा है। अगर हिंडनबर्ग नहीं आता तो वैल्यू और बढ़ती। ठीक, ऐसा गलत नहीं लग रहा, बट बहुत जच भी नहीं रहा, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, सो बेसिक फ्लॉ इन दिस थियरी इज व्हाट इज द अजम्पशन। इस थियरी का जो बेसिक फ्लॉ है वो इसका अजम्पशन है। क्या है अजम्पशन? The cost of debt and cost of equity will remain constant irrespective of change in capital structure. But practically होगा क्या? जैसे जैसे तुम डेट बढ़ाओगे कैपिटल में, वैसे वैसे कंपनी की रिस्क बढ़ेगी। In case of the debenture or debt, risk is highest.
डेट के केस में कंपनी की रिस्क हाईएस्ट होती है, इक्विटी के केस में लोएस्ट होती है। तो अगर मैं डेट बढ़ाऊंगा कैपिटल स्ट्रक्चर में तो क्या कंपनी की रिस्क बढ़ेगी? आंसर इज यस। अडानी की भी रिस्क बढ़ रही थी जब वो बोरो कर रहे थे। ये और बात थी कि इन्वेस्टर्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर सडनली हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आया कि अरे उन्होंने तो बहुत बोरो किया हुआ है। वो क्या करते थे, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने उनको अभी 60,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट दिया, 60,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट दिया, उन्होंने 40,000 करोड़ रुपीस बोरो कर लिए बैंक से। ठीक। सो वो क्या करते थे, बेसिकली ही वाज दे वर प्लेइंग ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। प्रोजेक्ट मिला, सरकारी प्रोजेक्ट है, रिटर्न तो आना ही आना है, बोरो कर लो। बैंक सस्ते में, और सरकारी बैंक लोन देने को तैयार, कोई भी बैंक लोन देने को तैयार है उनको, बोरो कर लो, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर दो, रिटर्न आ रहा है। इज इट क्लियर? दिस इज नथिंग रॉन्ग, दिस इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम अप्रोच, बट फिर भी दिस इज समथिंग एब्सर्ड। एंड व्हेन हिंडनबर्ग रिपोर्ट गलत नहीं है, व्हेन द हिंडनबर्ग पॉइंटेड आउट कि अरे इन्होंने तो बहुत ही बोरो किया हुआ है, उसके अलावा बाकी पॉइंट जाने दो, इनका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो खराब है, करंट रेशियो वो खराब है, करंट एसेट्स उतने नहीं है, उससे ज्यादा करंट लायबिलिटीज है, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। एंड जैसे ही ये रिपोर्ट आई तो अब शेयर होल्डर्स को लगा अरे बाप, तो बहुत रिस्क है इस कंपनी में। इज इट क्लियर? एंड अगर एज ए शेयर होल्डर मेरे को ये लगता है कि कंपनी में रिस्क ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा? मैं रिटर्न ज्यादा डिमांड करूंगा। ठीक। एंड एंड शेयर होल्डर जो रिटर्न डिमांड करता है वो क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर। कंपनी में डेट बढ़ाया, कंपनी में डेट बढ़ाया, डेट बढ़ाने से कंपनी की रिस्क बढ़ी, अगर कंपनी की रिस्क बढ़ी तो शेयर होल्डर की भी रिस्क बढ़ी ना। अगर कंपनी की रिस्क बढ़ी तो शेयर होल्डर की भी रिस्क बढ़ी, अगर शेयर होल्डर की रिस्क बढ़ी तो ज्यादा रिटर्न डिमांड करेगा ना, उसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न बढ़ेगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न बढ़ेगा इसका मतलब केई बढ़ेगा, केई विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, जो हमारा अजम्पशन था इन नेट इनकम अप्रोच। तो यहीं पे ही गलती है, और इस गलती को सुधारा किसने? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कल कर लेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।